हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। देखिए, विद्युत सेल पढ़ने से पहले विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव जानना जरूरी है। और अगर आप एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरआरबी एसएससी की या एमटीएस या यूपी ट्रिपल एससी की या लोअर की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं, तो आपको साइंस से कुछ सवाल आते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज़, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है। इसके अनुसार क्या है कि जब किसी अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के उपरांत वह अपघटित हो जाता है अपने अवयव में। इसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं तथा विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इसमें कुछ बातें आती हैं। ये जो घटना थी, सबसे पहले विलियम निकोलसन ने सन 1800 ईस्वी में किया था। उन्होंने क्या किया था कि एक अपघट्य लिया, जैसे जल में कोई भी अम्ल क्षार मिलाकर धारा को प्रवाहित किया, तब ये घटना उन्होंने खोजी थी। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, अपघट्य। अपघट्य एक तरह का ऐसा तरल जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, यानी किसी पदार्थ का जलीय विलयन या वो स्वयं गलित अवस्था में हो, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। हम लोगों ने पढ़ा है कि हमेशा विद्युत धारा जो है वो धातुओं में, ग्रेफाइट में या उनमें प्रवाहित होती है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ग्रेफाइट एवं समस्त धातुएं। पर ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं पदार्थ जिसमें विद्युत प्रवाहित होता है, जैसे कोई द्रव। जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन अगर जल में थोड़ा सा अगर इस जल में अगर थोड़ा सा हम कोई अशुद्धि मिला दें, तो यहाँ से यहाँ जब धारा बहेगी तो यहाँ होते हुए धारा इधर बह जाएगी। जैसे कोई खनिज डाल दें, और उस तरह के खनिज या पदार्थ डाल दें जिनमें आयनिक बंध होते हों, जैसे NaCl है। जब ये जल में घुलते हैं, या ये स्वयं में गलित अवस्था में हो या जल में इसे घोला जाए, तो ये अपने प्लस और माइनस आयन में क्या होते हैं, वहाँ पे टूट जाते हैं जल के अंदर। और जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो यह धन और ऋण की तरफ बट जाते हैं। जैसे और कार्बनिक पदार्थ नहीं, जैसे यूरिया हो गया, अल्कोहल हुआ, ईथर हो गया, हेंजीन हो गया, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। वही खनिज या रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलने पे अपने आयनों में टूट जाते हैं, जिनमें आयनिक बंध होती है, उस तरह की चीज़ें। ठीक, तो इस तरह की चीज़ों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसमें आयंस बनते हैं। ठीक है, गैसों में भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसी ट्यूब के अंदर बहुत ही वोल्टेज लगा के धारा प्रवाहित किया जाए तो बहता है प्लाज्मा अवस्था में। तो कहने का अर्थ यह है, यही कारण है कि भीगे हुए लकड़ी से अगर हम बिजली को छूते हैं तो हमको बिजली मारता है, क्योंकि शुद्ध जल में करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन जब वो जल से वो लकड़ी भीग जाती है तो लकड़ी में खनिज होते हैं और उसके आयन होते हैं, उससे करंट हम तक पहुँच जाता है। बात यह है, इसलिए शुद्ध जल में कभी भी विद्युत प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, तो वे चीज़ें जो बट जाती हों, जैसे बहुत से खनिज हैं ऐसे, ठीक है, तो उनको कहते हैं अपघट्य कहते हैं। उसके बाद जब धारा प्रवाहित करते हैं तो वो अपघटित होते हैं, इसको अपघटन कहते हैं, विद्युत अपघटन। यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई पदार्थ अपने अवयव में बट जाए, इस क्रिया को क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन कहेंगे। और विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं, क्योंकि यह रासायनिक रूप से वो पदार्थ अपने अवयव में मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, और विद्युत अपघटन की क्रिया जिस इंस्ट्रूमेंट में, जिस पात्र में, जिस बर्तन में कराई जाती है, उसको कहते हैं वोल्टामीटर कहते हैं। वोल्टामीटर जो होता है, इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। यहाँ पे देखिए वोल्टामीटर, उसमें इसके 3 भाग होते हैं। एक को कहते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, धातु के छड़ होते हैं जो उस अपघट्य में, इलेक्ट्रोलाइट में वो डूबे हुए होते हैं। यानी नमक के घोल में या कोई भी चीज़ होगी इलेक्ट्रोलाइट, उसमें ये डूबे हुए होते हैं धातु के छड़। ये धातु के छड़ ऐसे होते हैं जिनका जो बहुत कम क्रियाशील हो, जैसे प्लेटिनम है, वो डूबे होते हैं। अब इस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, इसको बैटरी द्वारा जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे जोड़ा गया है, ये एक सेल है, बैटरी है, और यहाँ इनको जोड़ दिया गया है। जो बैटरी के धन सिरा से इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है उसको एनोड कहते हैं, और जो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है उसको हम लोग कैथोड
कहते हैं। यानी ये वाला भाग जो बैटरी के धन से जुड़ा है उसको एनोड और जो ऋण से जुड़ा है उसको कैथोड कहते हैं। उसके बाद आता है अपघट्य। अपघट्य मतलब इलेक्ट्रोलाइट। अपघट्य क्या होते हैं? कोई अम्ल, क्षार या कोई यौगिक का जलीय विलयन या स्वयं गलित अवस्था में एक द्रव होता है, उसको हम लोग कहते हैं अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एक बर्तन होता है, पात्र होता है जो कांच या सिरामिक का बना हुआ होता है। इस तीनों को मिला के बनता है वोल्टमीटर, जिसमें अपघटन की क्रिया कराई जाती है। इसको वोल्टामीटर कहते हैं, न कि वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर वो विद्युत विभव को मापता है और ये वोल्टामीटर है, न कि वोल्ट मीटर। ठीक है। अब देखिए, जब हम इसको इलेक्ट्रोड को इस जल में डुबाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में यानी अपघट्य में, और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धन और ऋण दो इलेक्ट्रोड होते हैं। होता क्या है, मान लीजिए इसके अंदर हम ले लिए हैं पदार्थ जिंक क्लोराइड ले लिए हैं, ZnCl2 ले लिए हैं। जब ये जल में घुलता है तो जाहिर सी बात है ये Zn पे +2 और प्लस Cl2 पर माइनस में बट जाएगा उस जलीय विलयन में। और ये बटता भी कैसे है, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि अगर ये सुखा देंगे जल को तो पुनः ये वही बन जाएगा। अब होता क्या है, जब विद्युत धारा प्रवाहित हम लोग करते हैं, तो जब विद्युत धारा इसमें हम प्रवाहित करते हैं इस बर्तन में, तो जाहिर सी बात है कि ये धन और ऋण है। तो धन इलेक्ट्रोड के पास कौन जाएगा? ऋण वाला आइटम यानी क्लोरीन जाएगा, ऋणात्मक है, यानी ये नोड के पास। कैथोड पे कौन जाएगा? धनात्मक वाला आयन जाएगा। अब ये धन ऋण कैसे आया है, तो आप जानते हैं कि समस्त धातुएं क्या होती हैं? धन आयन होती हैं। इनके वायतम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो देने वाले होते हैं, इसलिए ये धनायन होते हैं। और ये क्या होते हैं? ऋणायन होते हैं, क्योंकि ये लेने वाले होते हैं। ठीक है। रासायनिक सूत्र बनाने की विधि अगर आप वो चैप्टर नहीं देखें तो उसे देखिएगा, वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये इनकी संयोजकता होती है। तो अब क्या होता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया चालू होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया चालू होने के उपरांत क्या होता है कि एनोड पर पहुंचता कौन है? जो धनायन भाग है, जो धन वाला, वहाँ पहुंचता है क्लोरीन, वहाँ पहुंचता है क्लोरीन। और यह ऋण होता है, ये क्या करता है कि अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है यहाँ पे, और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्लोरीन मुक्त अवस्था में Cl2 बन के पुनः बाहर निकल जाता है। क्योंकि ये गैस है तो बाहर चला जाएगा। कैथोड पे क्या आता है? Zn आता है, Zn+। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी। तो यह कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर और जिंक में मुक्त होकर यहीं अवक्षेप की मात्रा में, चूंकि ठोस है तो अवक्षेप की मात्रा में जमा हो जाता है। इस तरह से विद्युत अपघटन में या वोल्टा मीटर में धनायन जो होते हैं कैथोड पर जमा होते हैं, जबकि ऋणायन एनोड पर जमा होते हैं। धातुओं के शोधन में हमेशा कैथोड पर धातु प्राप्त होते हैं। ठीक, ये परीक्षा में पूछा गया है कि एनोड पे कौन से आयन जमा होते हैं, तो एनोड पे होंगे ऋणायन, क्योंकि ये धन होता है तो धन की तरफ कौन जाएगा? ऋण वाला जाएगा, तो ऋण जाएगा। और ऋण पे कौन जाएगा? धन वाला जाएगा। और यहीं पे ये विक्षेपित, यहाँ पे अवक्षेप जमा हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्लोरीन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। यानी इस तरह से एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है, जबकि कैथोड पर जिंक का क्या होता है? अपचयन होता है, यानी जिंक पर अपचयन की क्रिया होती है। कहाँ पर? कैथोड पर जिंक की। ठीक है। तो ये भी आता है कि एनोड पर क्या होगा? तो यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा और यहाँ पे अपचयन होगा कैथोड पर। ठीक है। तो ये है विद्युत अपघटन। इसमें क्या होता है? पदार्थ अपने अवयव में बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए हम पानी है, इस तरह लिए हुए हैं जल, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, इसको बैटरी से हम जोड़ दिए, इसमें भर दिए जल, शुद्ध जल, करंट फ्लो नहीं होगा। थोड़ा सा अम्ल या क्षार इसमें डाल दिए, केवल अम्ल या क्षार, दोनों नहीं, एक कोई, तो ये क्या हो गया? आयनित हो गया। करंट फ्लो करेंगे तो प्लस पे क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा, और ऋण पे क्या होगा? हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा। इस तरह से ये पदार्थ अपने अवयव में टूट जाता है। इस क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। और विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इसलिए वोल्टा हीटर में हमेशा अपघटन की क्रिया में एनोड पर धनायन होते हैं प्राप्त, जबकि कैथोड पर ऋणायन होते हैं प्राप्त। एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया, जबकि कैथोड पर अपचयन की क्रिया। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं।
उपचयन और अपचयन ये भी है, तो ऑक्सीकरणों को उपचयन भी कहते हैं। ठीक है, अपचयन नहीं, उपचयन। अब आते हैं, फैराडे ने विद्युत अपघटन के संबंध में 1832 में कुछ नियम दिए, वो बहुत फेमस है, वो आपको जानने चाहिए। पहला, 2 नियम दिए। कौन से दिए? 2 नियम। पहला नियम कहता है कि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त जमा पदार्थ, यानी ये और ये धन या ऋण, मुक्त जमा पदार्थ प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुआ पदार्थ उस विद्युत अवघट में प्रवाहित हुए धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी वो कितना धारा, जितना ज़्यादा धारा बहेगा वहाँ पे वो पदार्थ उतना ही ज़्यादा मुक्त होकर जमा होगा। यानी धारा का मतलब आवेश, जितने आवेश प्रभावित हुए वो उतना ज़्यादा पदार्थ को मुक्त करेगा। अर्थात मुक्त पदार्थ m अनुक्रमानुपाती आवेश। तो लिख सकते हैं हम लोग m अनुक्रमानुपाती q। ठीक है, चूंकि q बराबर होता है IT, हम जानते हैं I बराबर Q/T होता है। धारा बराबर आवेश घटा में सब है, इसलिए आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है। इसलिए मुक्त पदार्थ M अनुक्रमानुपाती Q का मान हम इसमें रख देंगे। Q का मान जब इसमें रखेंगे तो IT, या जब इसको हम बराबर करेंगे तो इसलिए M बराबर ZIT, ZIT आता है, जहां Z को हम लोग कहते क्या है, यही आता है सूत्र, फैराडे का पहला नियम का पहला सूत्र है। यहां हम लिखेंगे तब Z को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं इसे हम। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, हम लिख सकते हैं Z बराबर M बटा में IT। तो मात्रक होगा किग्रा प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड। मात्रक होता है इसका। एम्पियर सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं किग्रा प्रति कूलाम। तो इसके 2 मात्रक होते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक के मात्रक क्या होते हैं, किग्रा प्रति एम्पियर सेकेंड या किग्रा प्रति कूलाम। Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अगर हम मान लें M बराबर, अगर हम लिखते हैं ZIT, अगर I बराबर को भी 1 मान ले और T बराबर भी 1 मान ले, तो M बराबर क्या हो जाएगा, M बराबर क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। तो लिख सकते हैं, हम कहेंगे कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक वह मात्रा है जो 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक किसी अपघट में प्रवाहित करने पर मुक्त पदार्थ के बराबर होता है, या मुक्त पदार्थ होता है। यानी किसी विद्युत अपघट में इसमें 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए, और जो मुक्त हुए पदार्थ धन या ऋण वाले, धनाएं ऋणाएं कोई भी हो, क्लोरीन चाहे जिंक, जितना पदार्थ प्राप्त हुआ 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर वह मात्रा जो होती है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है, ये भी कह सकते हैं। तो यह 1 सेकेंड में प्रवाहित 1 एम्पियर धारा के दौरान मुक्त पदार्थ को के बराबर होता है। कौन, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो ये है फैराडे का पहला नियम। अब देखते हैं दूसरा नियम। ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। दूसरा नियम क्या कहता है, भिन्न भिन्न अपघट्टों को एक साथ एक ही धारा प्रवाहित करने पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती होती है। अब देखिए, उसके रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक नहीं, केवल रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। इसका कहने का मतलब क्या है कि एक पात्र है, मान लीजिए इतना बड़ा, और इसके अंदर इलेक्ट्रोड, फिर एक इतना बड़ा पात्र, इसके अंदर इलेक्ट्रोड, फिर एक ऐसा बर्तन, फिर एक ऐसा कोई बीकर हो चाहे कुछ भी हो, वोल्टामीटर सीरीज में ऐसे जोड़ दिया गया है। और फिर यहाँ से इसको बैटरी से
जोड़ दिया गया है। मान लीजिए सपोज करिए, और इसमें द्रव भर दिया गया है और वो अपघट्य, इसमें मान लीजिए हमने भर दिया है क्या, Zn क्लोराइड, जिंक क्लोराइड हो गया, इसमें कॉपर सल्फेट भर दिया गया है, कॉपर सल्फेट। इसमें हम भर देते हैं सिल्वर नाइट्रेट भर देते हैं, और इसमें हम लोग भर देंगे नमक का घोल है मान लीजिए। अगर हम इसमें भिन्न भिन्न क्या क्या करा, भिन्न भिन्न अपघट्यों में एक ही धारा प्रवाहित करने पे 1 एम्पीयर हम धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें I बराबर 1 एम्पीयर धारा हम प्रवाहित करते हैं। तो मुक्त पदार्थ क्या होंगे, उसके रासायनिक तुल्यांक पर निर्भर करते हैं। ठीक, रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, रासायनिक तुल्यांक किसी तत्व का परमाणु भार बटा में संयोजकता, संयोजकता इसको दिखाते हैं W से दिखाते हैं, इसको कहते हैं रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। उसके रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि 1 एम्पीयर धारा एक और अलग अलग अपघट्य में एक ही सीरीज में जोड़कर धारा बहवाई जाए तो प्रत्येक में मुक्त पदार्थ की मात्रा भिन्न भिन्न होगी। कॉपर अलग होगा, मान लीजिए ये 1 ग्राम मिला तो हो सकता है ये 2 ग्राम मिले, ये समझ लो 5 ग्राम मिले, ये 4 ग्राम मिले, सब अलग अलग होंगे पदार्थ। क्यों निर्भर ये करता है किस पर, तो प्राप्त हुआ पदार्थ उसके रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी वह रासायनिक तुल्यांक पर निर्भर करेगा। ये एक दूसरा नियम है फैराडे का। तो फैराडे का दूसरा नियम क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक पर निर्भर करता है, यह दूसरा नियम है फैराडे का, ये दूसरा नियम। ठीक, इसे आप भूलेंगे नहीं। अब आता है फैराडे संख्या। देखिए फैराडे संख्या क्या होता है, हम लोगों को एक चीज़ पता है कि जब हम लोग पता है कि M अनुक्रमानुपाती क्या हुआ Z, कब, जब बहने वाली धारा एक ही हो, बहने वाली धारा 1 एम्पीयर 1 सेकेंड तक बहे, यानी M अनुक्रमानुपाती या M बराबर हम मान लेते हैं M बराबर Z I और T। अब I का मान 1, T का मान भी 1, तो M बराबर क्या हो जाए, M बराबर Z होगा। ठीक, अब दूसरा हम जानते हैं नियम कि M अनुक्रमानुपाती क्या होता है, W होता है, यानी यह जितना बढ़ेगा उसी अनुपात में ये भी बढ़ता है। इसलिए हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक एक दूसरे में क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। इस तरह हम लिख सकते हैं कि W अनुक्रमानुपाती Z, ये भी क्या होते हैं, आपस में समानुपाती अनुक्रमानुपाती होते हैं। अगर हम ये लिख दें कि W बटा में Z अनुक्रमानुपाती क्या होगा, नियतांक, ये नियतांक होता है कभी भी, और यह W बटा में Z बराबर क्या होगा, F। यह F जो होता है इसको फैराडे संख्या कहते हैं, फैराडे संख्या कहते हैं। W बटा में Z बराबर ये नियतांक, यही क्या होता है, फैराडे संख्या होता है। फैराडे यानी कभी भी किसी भी अपघट्य के लिए ये भाग देंगे मान तो हमेशा क्या होगा, ये नियत आता है, और यह संख्या जो होती है वो लगभग मैं बता दे रहा हूँ 96,500 कूलाम होती है ये संख्या। कैसे होती है, क्योंकि ऊपर वाले का मात्रक क्या है केजी, नीचे वाला का किलोग्राम प्रति कूलाम होता है, दोनों कट के क्या आता है, केवल कूलाम आता है। तो फैराडे संख्या 96,500 के बराबर होता है। किसी किसी बुक में 96,400 कुछ दिया होता है, लगभग हम लोग इसको मान लेते हैं 96,500 फैराडे संख्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडे संख्या को आवर एम्पियर यानी एम्पियर आवर में भी व्यक्त किया गया है। कैसे, तो देख लीजिए वो कितने के बराबर होता है। फैराडे संख्या क्या हुआ, एक चीज़ वो 96,500 हुआ। अगर हम 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करें तो 1 कूलम आवेश होगा। ठीक, वही 1 एम्पियर की धारा 1 घंटे तक प्रवाहित किया जाए तो कै कूलम होगा, 1 एम्पियर 1 सेकेंड, 1 एम्पियर 1 घंटा,
तो 1 एम्पियर जब हम धारा प्रवाहित किए थे तो 1 गुणे 1 बराबर 1 कूलाम हुआ था। 1 एम्पियर धारा प्रवाहित किए हैं 1 घंटे तक, तो सेकेंड में इसको दिखाएंगे तो 60 गुणे 60 बराबर 3600 कूलाम होगा। यही होगा ना, 3600 कूलाम होगा। अगर तो फैराडे संख्या क्या होता है, आप देखिए फैराडे, 1 फैराडे संख्या क्या होता है, उसी में 96,500 में 3600 कूलाम से जब आप भाग देंगे तब आपको प्राप्त क्या होगा, 26.8 AH एम्पियर आवर एक संख्या होगी आपको प्राप्त। ये बैटरियों की क्षमता नापने के लिए होता है। तो 1 फैरेड संख्या 96,500 या 1 फैरेड संख्या जो होती है वो 26.8 एम्पियर आवर के बराबर होती है। तो 1 फैरेड बराबर हम लिख सकते हैं 96,500 या बराबर 26.8 AH भी लिख सकते हैं। ये बराबर होते हैं आपस में, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये था फैराडे के 2 नियम, फैराडे संख्या। अब आता है कि विद्युत अपघटन का उपयोग कहाँ पे होता है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। तो पहला चीज़ इस्तेमाल होता है विद्युत लेपन में। विद्युत लेपन में यानी लेपन का अर्थ मुलम्मा चढ़ाना। इसमें क्या होता है, एक टैंक में एक धातु और जिस पे चढ़ाना है कोई पदार्थ हो उस पर, ठीक है, चढ़ा देते हैं और इसमें एक सॉल्यूशन डाल देते हैं उसका। जिस पर लेपन करना है उसको कैथोड से जोड़ते हैं, क्योंकि इस पर धनायन चढ़ाना है तो ऋण पे जोड़ेंगे। और जिस पदार्थ का इस पर लेपन करना है उसको एनोड का छड़ उसका बना देते हैं। मान लीजिए सोने का चढ़ाना है तो सोने का छड़ डालेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, तांबे को डुबा देंगे अब, या चांदी को। अब इसका पदार्थ इस पे सोने जाके इस पे क्या होगा, ये धन है तो ऋण पे जाके क्या सट जाएगा इसी पर। और इसमें पोटेशियम साइनाइड का घोल छोड़ देते हैं जिससे कि ये इसके अंदर फ्लो हो सके। ठीक है, एनोड बनाते हैं। तो याद रखिए कैथोड, जिस पर धातु का लेपन करना है उसको कैथोड से जोड़ेंगे, और जिस पदार्थ का उस पर लेपन करवाना है उसको चढ़वाना है सोने का, उसको एनोड से जोड़ेंगे। और उसमें इस तरह ये इसमें घुल घुल कर इसमें पहुंचता रहता है, इसके आयन इसमें आएंगे, घुल के इसमें पहुंच जाएंगे। दूसरा इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इसमें क्या होता है, छपाई के दौरान छापने वाला करता क्या है कि पहले अपने सारे अंकों को मिलाकर एक बना लेता है पेज, और मोम पर उसको धंसा देता है। ABCD जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो भी अंक हैं जिस भाषा के, उसको छाप देता है, हटा लेता है। अब वो उसके अंदर एक धंसे हुए क्या होंगे, लिखे हुए चीज़ बन जाएंगी इस तरह से। अब इस पर ये ग्रेफाइट छिड़क देता है, ग्रेफाइट छिड़क कर ब्रश से साफ कर देता है, और इस पदार्थ को ले आके डुबा देता है कॉपर सल्फेट के विलयन में। कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको क्या करेगा, डुबा देगा, इसको कैथोड से जोड़ देगा एक को, इस पर एक कॉपर का छड़ डाल के इसको एनोड से जोड़ के इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन डाल देगा। अब करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो कॉपर इसमें से निकल के इस पे जाके चढ़ जाएगा, और ग्रेफाइट जहाँ जहाँ पड़ा है अक्षरों के अंदर भरता चला जाएगा क्या, कॉपर, और वो जम जाएगा और उस पर एक लेयर जमा हो जाएगी। अब मोम को हटा दिया जाएगा, गला दिया जाएगा, और प्राप्त होगा कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेटिंग द्वारा प्रिंट किया जाएगा अब चीज़ों को। इसी तरह से बनता है, कॉपर प्लेटिंग कहते हैं। धातु को शोधन में, जिस धातु को साफ करना है उसको विलयन में, अब अपघट्ट के विलयन में कैथोड पर जोड़ देते हैं और करंट फ्लो करते हैं। सारा धनायन धातु और ऋणायन पे जाके जमा हो जाएगा, जैसे यहाँ जिंक हुआ था। विद्युत सेल में, विद्युत सेल जो होता है सबसे अच्छा उदाहरण है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। विद्युत रसायन का सबसे अच्छा स्रोत होता है कौन, सेल। तो सेल भी इसी नियम पे करते हैं काम। और हम अगले वाले वीडियो में जाना जाएगा कि सेल जो है कितने टाइप के हैं। अगर आप ऑक्सीकरण संख्या, अपचयन उपचयन नहीं जानते तो मैंने इस पर वीडियो बनाया है, आप जाकर उसे देखिएगा। तो इसमें आपको जानना क्या है, तो देख लीजिए क्या क्या आपको जानना है। फैराडे के 2 नियम है जानना है, वोल्टामीटर क्या होता है उसे जानना है। सबसे पहले अपघटन की क्रिया कौन कराए थे, विलियम निकोलसन कराए थे। फैराडे संख्या आपको जानना है कितने के होता है बराबर, और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, और विद्युत लेपन में कैथोड कहाँ पे होगा, उस पे धातु कहाँ होती है जमा। ये सब जो पॉइंट है पूछा जाता है परीक्षा में, ये इतने पॉइंट इससे आते हैं। ठीक है, एनोड पे कौन से होते हैं जमा पदार्थ, धनायन के, ऋणायन। ठीक है, तो इस तरह से सवाल आते हैं। धातु कहाँ पे होते हैं जमा, तो कहाँ पे होते हैं, कैथोड पर।
ठीक है, तो ये सब पॉइंट थे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले लोगों में शेयर करिए और इस वीडियो को करिएगा लाइक, और चैनल पर हैं तो करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।